हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीजीटी साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जो कि आपका अगस्त 2021 में कंडक्ट हुआ था। तो उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें से लगभग 28 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है पार्ट 10 चल रहा है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का। बाकी के अगर सॉल्व पेपर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर जाकर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। अवधान के निस्यंदक क्षीणन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी हु प्रोपाउंडेड फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी ऑफ अटेंशन। ऑप्शन ए है आपका ट्राइजमैन, बी है ब्रॉडबेंट, सी है मोरे और डी है शेरी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका राइट आंसर मैं बताना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा। फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी जो है दी थी 1964 में ट्राइजमैन ने। और ब्रॉडबेंट की जो थ्योरी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, जो ब्रॉडबेंट की थ्योरी है, इनकी थ्योरी को अर्ली सेलेक्टिव मॉडल भी कहा जाता है। 1958 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर। तो देखिए, अगर हम अटेंशन थ्योरी की बात करें तो 3 प्राइमरी थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपका है फिल्टर थ्योरी। फिल्टर थ्योरी में क्या है? अटेंशन फिल्टर्स आउट एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन। जो अटेंशन है, अवधान है, वो फिल्टर होके मनुष्य तक पहुंचता है, हमारे दिमाग तक पहुंचता है। तो उसमें जो है, जैसे देखिए, बेसिक फिल्टर थ्योरी ब्रॉडबेंट के द्वारा दी गई है, एटेन्यूएशन थ्योरी या वीकेंड थ्योरी जिसे ट्राइजमैन के द्वारा दी गई है, और लेटर फिल्टर थ्योरी या लेटर सेलेक्टिव मॉडल भी कह सकते हैं, जिसे ड्यूश एंड ड्यूश ने दे रखी है। ठीक है, अब बॉटल नेक थ्योरी की बात करें। देखिए, बॉटल नेक थ्योरी है क्या? अटेंशन इज अ बॉटल नेक दैट प्रिवेंट्स एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गेटिंग थ्रू। यानी कि बॉटल नेक थ्योरी ये कहता है, जैसे मान लीजिए एक बॉटल है, बॉटल का मुख जो है बहुत पतला सा होता है। तो अगर इसमें पानी डालने की कोशिश कीजिए तो अगर जो बॉटल का मुख है छोटा है, तो इसमें पानी जब डालेंगे तो कुछ पानी अंदर चला जाएगा, कुछ पानी जो है बाहर निकल जाता है। तो इससे हम लोग जो है जो बॉटल नेक थ्योरी, से मार्ग विरोधी सिद्धांत भी कहते हैं। तो ठीक उसी तरह जो है कि यदि व्यक्ति को एक ही साथ कई सूचनाओं को संसाधित करना पड़ता है तो होता क्या है, या उस पर ध्यान देना पड़ता है, तो वह सभी ऐसी सूचनाओं पर एक साथ ध्यान नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जैविक या बायोलॉजिकल रूप से एक तरह का मार्ग विरोध होता है। कुछ सूचनाएं मार्ग विरोध को पार करते हुए जो हैं व्यक्ति के ध्यान में प्रवेश कर पाती हैं, परंतु कुछ सूचनाएं पीछे रह जाती हैं। ठीक है, तो जो सूचनाएं पीछे रह जाती हैं, धीरे धीरे व्यक्ति उन्हें जो है भूलता चला जाता है। तो यही बॉटल नेक थ्योरी है। कभी इसे डिटेल में पढ़ेंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर काम चलाओ, केवल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अगली है आपकी रिसोर्स थ्योरी। ठीक है, रिसोर्स थ्योरी क्या है? अटेंशन इज अ रिसोर्स बेस्ड प्रोसेस। रिसोर्स थ्योरी कहती है अटेंशन क्या है? रिसोर्स बेस्ड प्रोसेस है। एंड वंस द रिसोर्स इज यूज्ड अप, नो अदर इन्फॉर्मेशन कैन बी अटेंडेड टू। ठीक है, तो सेम यही चीज़ है फिल्टर थ्योरी में, जो मैं बता चुका हूँ। बेसिक फिल्टर थ्योरी, एटेन्यूएशन थ्योरी और लेट फिल्टर थ्योरी ड्यूश एंड ड्यूश के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब क्वेश्चन नंबर 30 है। बहुत सारी गेंदों को खोने के बावजूद एक लंबा सीधा प्रहार की प्रत्याशा गोल्फर को खेल में बनाए रखता है। यह कथन क्या निर्देशित करता है? तो ऑप्शन ए है सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, बी है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन सी है प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन डी है कंप्लीट रीइंफोर्समेंट। तो देखिए, एक बार ध्यान से अगर एग्जांपल को पढ़ेंगे कि बहुत सारी गेंदों को खोने के बावजूद एक लंबा सीधा प्रहार की प्रत्याशा, यानी कि कई चांस उसने गंवा दिए हैं, फिर भी उसको ये आशा है कि एक लंबा शॉट, बिग शॉट मारेगा। प्रत्याशा गोल्फर को खेल में बनाए रखता है। इस कथन से क्या पता चलता है कि अभी भी उसकी एक्सपेक्टेंसी जो है जिंदा है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्या है, जो इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देना चाहता हूँ। जो प्राइमरी इन्फोर्समेंट है या प्राथमिक पुनर्बलन है या जो मुख्य पुनर्बलन है, ये देखिए ऑटोमेटिक होता है, बायोलॉजिकल होता है, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया ही था। लास्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो जो आपका प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होता है, बायोलॉजिकल होता है, इनेट होता है, यानी आंतरिक रूप से जनरेट होता है, जैसे फूड है, जैसे थर्स्ट है। ये प्राइमरी रीइंफोर्समेंट के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, और अगर हम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट की बात करें तो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जब जो हमारा गौण पुनर्बलन है मुख्य पुनर्बलन के साथ जाकर अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, तो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट का
जो है रूप ले लेता है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या है, देखिए पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है ये नॉट अ बॉर्न रिफ्लेक्स, मतलब कि ये बॉर्न बाय बर्थ हमें हमारे पास नहीं होता है। जैसे प्रेज़ की भावना, जैसे मनी, ये आपको बचपन से नहीं मिलती, आप लेकर पैदा नहीं होते हैं। जैसे इंटरमिटेंट, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है पार्शियल रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत आ सकती हैं और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आंशिक पुनर्बलन का एग्जाम्पल ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल्स ऑफ, यानी कि जो हम लोग कक्षा में संगणक सहायक निर्देश यूज़ करते हैं या कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है? क्लासिकल कंडीशनिंग पर है या ऑपरेंट कंडीशनिंग पर है या दोनों पर है या दोनों पर नहीं है? ऑप्शन ये दे रखा है। तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ, जो साइकोलॉजी में कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का टर्म इंट्रोड्यूस किया था, ये स्किनर ने इंट्रोड्यूस किया था और स्किनर को ऑपरेंट कंडीशनिंग का जन्मदाता माना जाता है, प्रोपाउंडर माना जाता है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, देखिए परिणाम आधारित सिद्धांत है, परिणाम कंसिक्वेंस बेस्ड है। ठीक है, कंसिक्वेंस बेस्ड है, परिणाम आधारित है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी अनुक्रिया करता है जब वो परिणाम आधारित अनुक्रिया जो है करता है। ठीक है, उसके आधार पर उसे पुनर्बलन दिया जाता है। कंसिक्वेंस बेस्ड होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। और क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग को हम लोग कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको IP पैवलोव ने दिया था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 2 जो है करेक्ट आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के लोग प्रतिबल का अनुभव ज़्यादातर करते हैं? विच टाइप ऑफ पर्सन्स एक्सपीरियंस स्ट्रेस मोर ऑफन। देखिए ये क्वेश्चन अभी लास्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरीके के लोग स्ट्रेस या हार्ट डिजीज़ वाला, आपको याद होगा क्वेश्चन था अभी इसी पेपर में, उसको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पर्सन्स एक्सपीरियंसिस स्ट्रेस मोर, यानी कि किस टाइप की पर्सनैलिटी के लोग जो है ज़्यादा स्ट्रेस का अनुभव करते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर है। टाइप ए पर्सनैलिटी या टाइप ए ट्रेट वाले जो लोग होते हैं वो स्ट्रेस ज़्यादा फील करते हैं। और जब स्ट्रेस फील होगा, तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, आपको याद होगा, स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। जो हार्ट वाला था कि हार्ट डिजीज़ किससे रिलेटेड है, तो टाइप ए पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी हुआ था, तो वहाँ पर मैंने इसका आंसर भी बताया था, यानी कि विच टाइप ऑफ पर्सनस एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस, यानी कि टाइप ए पर्सन। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए टाइप डी पर्सन जो हैं डिस्ट्रेस्ड होते हैं। टाइप ए पर्सन कोरोनरी हार्ट डिजीज मैंने बताया दिया। जो टाइप ई पर्सन्स होते हैं ये एंटरप्राइजिंग होते हैं। एंटरप्राइजिंग टाइप ई जो पर्सन होते हैं वो एंटरप्राइजिंग होते हैं, पॉलिटिशियंस टाइप के लोग होते हैं। और जो टाइप बी होते हैं ये काफ़ी शांत प्रकृति के लोग होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो टाइप सी होता है, इसमें टाइप सी दिया नहीं है लेकिन मैं टाइप सी को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जो टाइप सी पर्सन होते हैं, टाइप सी पर्सन की जो क्वालिटी होती है वो कैंसर होने की चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होती है। टाइप सी जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर जो है कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं टाइप सी पर्सन्स में। और एक होता है देखिए टाइप एच। जो टाइप एच पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उनमें साहस और तगड़ापन ज़्यादा देखा जाता है। साहस और तगड़ापन यानी कि हार्ड पर्सनैलिटी के लोग होते हैं टाइप एच पर्सन। तो यहाँ हर टाइप को मैंने डिस्कस कर दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने फिगर भी डाल रखा है। लास्ट क्लास में भी इसको मैंने डिस्कस किया था। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी जो पर्सन्स होते हैं कैसे होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। टाइप सी, टाइप डी, टाइप ए, टाइप बी के अलावा मैंने टाइप ई आपको बताया जो कि एंटरप्राइजिंग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया टाइप एच, ठीक है, टाइप एच। टाइप सी में मैंने बताया कि ऐसे लोगों के अंदर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये क्वेश्चंस आगे पूछा जा सकता है आगे के पेपर में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। इन रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट, यानी कि रोशार्क शाही धब्बा परीक्षण के प्रत्युत्तर से निम्नलिखित में से क्या पता चलता है, क्या प्रतिबिंबित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है आर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फीलिंग्स, यानी कि रोशार्क का जो शाही धब्बा परीक्षण है उससे हमारी आंतरिक द्वंद्व और भावना का रिफ्लेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट के रिगार्डिंग। देखिए क्या है, रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट एक तरीके का प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट का पार्ट है।
इसमें सबसे प्रचलित एवं प्रमुख परीक्षण रोशार्क टेस्ट है, जिसका प्रतिपादन स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोशार्क ने 1921 में किया। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रतिपादन कब हुआ? 1921 में। किसने किया? हरमन रोशार्क ने। इसमें कितने कार्ड होते हैं? इसमें टोटल 10 कार्ड होते हैं, जिस पर स्याही के धब्बे के समान चित्र बने होते हैं, जिसमें से 5 कार्ड पर स्याही के धब्बे जैसी आकृति पूर्णतः ब्लैक एंड वाइट में छपे होते हैं और 5 कार्ड पर स्याही के धब्बे जैसी आकृति कलरफुल होती है। यानी 5 कार्ड जो होते हैं कलरफुल होते हैं, 5 कार्ड जो है ब्लैक एंड वाइट होते हैं। प्रत्येक कार्ड एक एक करके उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका व्यक्तित्व मापना होता है। कार्ड को वो जैसे चाहे घुमा फिरा सकता है और ऐसा करके उसे बताना होता है कि उसे उस कार्ड में क्या दिखलाई दे रहा है, या धब्बे का कोई अंश या पूरा भाग उसे किसी चीज़ के समान दिखाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। तो ये है रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर है सभी को पता होगा, ओरल, एनल, फेलिक लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। और ये जो थ्योरी दी गई है इसको मैं बताना चाहता हूँ ये सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है इसे साइकोसेक्सुअल थ्योरी या साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है कि 5 स्टेजेस बताई हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। सबसे पहले है ओरल स्टेज जो कि 0 से 1 साल है, फिर एनल स्टेज 2 से 3 साल, फेलिक स्टेज 3 से 6 साल, लेटेंसी 6 ईयर्स ओल्ड टू प्यूबर्टी और जेनाइटल स्टेज बियॉन्ड प्यूबर्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीप स्थित लक्ष्यों पर केंद्रित करने के लिए समन्वय की क्रिया में आँखों की एक दूसरे की ओर करने की प्रवृत्ति कहलाती है। यानी द टेंडेंसी ऑफ द आइज टू टर्न टुवार्ड्स ईच अदर इन अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू फिक्सेट ऑन टारगेट्स लोकेटेड नियर बाई। सिंपल सा इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अपनी आँखों को किसी एक टारगेट पर लक्षित करने की, यानी अपनी दोनों आँखों को किसी एक टारगेट पर लक्षित करना, कंसंट्रेट करना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है कन्वर्जेंस होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है कन्वर्जेंस। इसे हम अभिसरण कहते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि किसी एक ही पॉइंट पर अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी सारी क्षमता को केंद्रित कर देना। आँख के केस में है तो अपनी सारी चीज़ों को, कंसंट्रेशन को आँखों के द्वारा एक ही पॉइंट पर जो है टिका देना क्या कहलाता है? कन्वर्जेंस कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक क्रियाओं पर ऐच्छिक नियंत्रण। ठीक है, यानी कि वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ। यानी कि शारीरिक क्रियाओं पर ऐच्छिक नियंत्रण किस सिद्धांत के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं या प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, बिहेवियरल मेडिसिन के द्वारा जो है हम लोग शारीरिक प्रक्रियाओं पर ऐच्छिक नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, बिहेवियरल मेडिसिन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, बिहेवियरल मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन रेट्रोग्रेड एमनीशिया विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सीन। तो ये एमनीशिया की बात हो रही है। देखिए एमनीशिया क्या होता है? मेमोरी लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ याद नहीं रख पाते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, तो सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम्स विद रिकॉलिंग प्रीवियसली लर्न मटेरियल। यानी कि जो रेट्रोग्रेड एमनीशिया है, देखिए रेट्रोग्रेड का मतलब ही होता है पहले का, पश्चगामी। तो रेट्रोग्रेड एमनीशिया में जो समस्या है वो होती है कि हम पूर्व अधिगम सामग्री को रिकॉल नहीं कर पाते। यानी हम पुरानी चीज़ों को, ये पहले जो हम सीखे हुए हैं उसको जो है मरीज जो है, पेशेंट जो है याद नहीं रख पाता है, रिकॉल नहीं रख पाता है, लर्न नहीं रख पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब अगर हम टाइप्स ऑफ एमनीशिया की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए एमनीशिया सबसे पहले देखिए होता क्या है। एमनीशिया इज़ एन एबिलिटी टू ले डाउन न्यू मेमोरीज, रिकॉल ओल्ड मेमोरीज और बोथ। यानी कि एमनीशिया एक ऐसी अयोग्यता है जिसमें मरीज जो होता है अपनी पुरानी चीज़ों को याद नहीं रख पाता है और नई मेमोरीज बना नहीं पाता है। दोनों चीज़ें होती हैं या हो सकती हैं।
ठीक है। आगे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एमनीशिया की, तो देखिए टाइप्स बहुत ढेर सारे हैं एमनीशिया के, जैसे एंटेरोग्रेड एमनीशिया। इसमें क्या है, द पर्सन कैन नॉट रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन, जब नई सूचनाओं को मरीज जो है नहीं याद कर पाता है तो उसे एंट्रोग्रेड एमनीशिया कहते हैं। रेट्रोग्रेड एमनीशिया, ये क्वेश्चन में ही पूछा गया है, इसको मैंने डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीशिया, अ टेम्परेरी लॉस ऑफ ऑल मेमोरी एंड इन सीवियर केसेस डिफिकल्टी फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज, यानी कि सभी मेमोरीज को भूल जाता है। उसके बाद है वर्निक कोर्साकॉफ्स साइकोसिस एमनीशिया, ठीक है। आगे देखिए हिस्टेरिकल एमनीशिया है या फ्यूग और डिसोसिएटिव एमनीशिया है, इसी को हिस्टेरिकल को हम लोग डिसोसिएटिव एमनीशिया भी कहते हैं। चाइल्डहुड एमनीशिया है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए क्या है, पोस्थीनोटिक एमनीशिया, सोर्स एमनीशिया, ब्लैकआउट फेनोमेना और प्रोजोप एमनीशिया, ठीक है। यानी कि एमनीशिया के कई टाइप्स हैं, यहाँ मैंने डिस्कस कर लिया है। इसको डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं किया है, काफ़ी टाइम किल हो जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को देखता है या देखते हैं तो आकार का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, यानी व्हेन इंडिविजुअल्स लुक एट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट साइज इज जज्ड बाई, साइज किसके द्वारा जज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पर्सपेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि परिप्रेक्ष्य और वस्तु के बीच अंतर करके, कंपेयर करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके हम जो है किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परीक्षार्थी की अनुक्रिया पर परीक्षणकर्ता की प्रत्याशा का प्रभाव क्या कहलाता है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उसका जो रिस्पॉन्स है ना, उस पर जो है परीक्षणकर्ता या जो टेस्टर है, जो एग्जामिनर है, उसका जो एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट है वो क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, सेकंड है जनरल मोटिवेशन फीडबैक। तो इसका जो राइट आंसर है सबसे पहले वो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है ओनली वन इज करेक्ट, यानी कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहलाता है, यानी आत्म परिपूर्णक भविष्यवाणी कहलाती है। क्या, जब जो है परीक्षणकर्ता की प्रत्याशा का प्रभाव जो है परीक्षार्थी की अनुक्रिया पर क्या होता है, इसे हम कहते हैं आत्म परिपूर्णक भविष्यवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, जो छात्र अध्ययन में जितना अधिक परिश्रम करता है परीक्षा में उसके प्राप्तांक उतने ही अधिक होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है कोरिलेशनल मेथड, बी है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड, सी है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मेथड और डी है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो है एक सहसंबंध की बात हो रही है, यानी कि जो छात्र अध्ययन में जितना अधिक परिश्रम करता है, यानी कि हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई स्कोर, ठीक है, हाई स्कोर, और लो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो स्कोर, यानी कि जो बच्चा जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसके मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कोरिलेशन है किसका, अधिक परिश्रम का और अच्छे मार्क्स का। यह कथन क्या है, कोरिलेशनल मेथड को दर्शाता है, ठीक है। कोरिलेशन मेथड का जैसा कि मैंने बताया है कि इसका जो रेंज होता है -1 से +1 होता है, ठीक है। +1 जो है परफेक्ट रिलेशनशिप होता है, -1 जो है इसी तरीके से प्लस माइनस का होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, 1 जो है 1 परफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है, कोरिलेशन की बात करता है, परफेक्ट कोरिलेशन। अगर किसी की वैल्यू 1 है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, तो ये कोरिलेशनल मेथड ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। बी जो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड, ये मैंने आपको बताया ही था ऑब्जर्वेशन मेथड जब पढ़ रहे थे कि नेचुरल सिचुएशन में करते हैं, सेटअप में करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्री प्लान्ड होता है, और पार्टिसिपेंट में क्या होता है, ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करता है जो है सैंपल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अंतर्नोद निम्नलिखित कथन में दर्शाया गया है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव इज डिपिक्टेड, इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग मोनोटोनी इन लाइफ सीक एक्साइटिंग स्टिमुली, यानी कि जीवन में निरस्ता का अनुभव होने पर व्यक्ति उत्तेजक उद्दीपकों को ढूंढते हैं। सिंपल से अगर हम बात करें, मैं बात करूं तो इसको मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर निरस्ता का अनुभव हो रहा है तो आप कौन से उद्दीपकों को ढूंढेंगे, यानी किस अंतर्नोद को या ड्राइव को ढूंढेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, एक्सप्लोरेटरी ड्राइव को आप ढूंढने का प्रयास करेंगे अगर आपके अंदर निरस्ता आ गई है। तो एक्सप्लोरेटरी ड्राइव होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, वह प्रेरणा जो किसी जीव को उसके पर्यावरण का परीक्षण करने के लिए विवश करती है, ठीक है।
अन्वेषक अभियान अन्य ड्राइव के लिए माध्यमिक हो सकता है, जैसा कि भूख या भय या भूख, जो अन्वेषण की ओर ले जाती है। एक्सप्लोरेटरी ड्राइव का मतलब क्या है कि हम अन्वेषण करने लगते हैं नए नए चीज़ों को, क्योंकि हम निरस्ता की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है, द मोटिवेशन दैट कंपल्स एन ऑर्गेनिज्म टू एक्सामाइन इट्स एनवायरनमेंट। द एक्सप्लोरेटरी ड्राइव में बी सेकेंडरी टू अदर ड्राइव सच एज फियर और हंगर लीडिंग टू एक्सप्लोरेशन, जैसे फियर और हंगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तियों की शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार का वर्गीकरण किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड। ऑप्शन है टाइलर, जुंग, शेल्डन, बेंडूरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। शेल्डन ने जो है शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार का वर्णन किया था। इन्होंने 1940 में ये थ्योरी दी थी और इनकी थ्योरी को बोला जाता है सोमैटोटाइप थ्योरी। ठीक है, सोमैटोटाइप थ्योरी इनकी थ्योरी को कहा जाता है। 1940 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि पर्सनैलिटी के 3 प्रकार, जो मनुष्य है 3 तरीके का होता है। एक एंडोमॉर्फी पर्सनैलिटी होती है, दूसरी मेजोमॉर्फिक, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, और एक्टोमॉर्फिक। 3 टाइप्स इन्होंने बताए थे पर्सनैलिटी के अपनी थ्योरी के हिसाब से, जो कि थ्योरी है जैसा कि मैंने बताया सोमैटोटाइप थ्योरी, इनकी थ्योरी को कहा जाता है। 1940 में इन्होंने दी थी। अब अगर हम बेंडूरा की बात करें तो बेंडूरा की जो थ्योरी है इसको कहा जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी। बेंडूरा की जो थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी है। सेल्फ एफिकेसी की बात करते हैं। जुंग की जो थ्योरी है इन्होंने बात की थी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की, की बात की है कार्ल जुंग ने बात की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निरीक्षणात्मक अध्ययनों में व्यवहार के परिणामीकरण का आधार है, यानी बेसिस ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। यानी कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में जो क्वांटिफिकेशंस का बेसिस है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी मेथड है, ड्यूरेशन मेथड है, इंटरवल मेथड है, या ऑल ऑफ द अबव है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये सारे मेथड के द्वारा हम जो है ऑब्जर्वेशनल स्टडी में डाटा या जो आंकड़े हैं उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लघुकालीन स्मृति दीर्घकालीन स्मृति से कैसे भिन्न है? यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी से कैसे डिफर होती है? कैपेसिटी के आधार पर, रिहर्सल के आधार पर, या कोडिंग के आधार पर, या फिर चारों के आधार पर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर है। तीनों के आधार पर जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी से बिल्कुल ही अलग होती है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। तो अगर हम बात करें, देखिए मेमोरी स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी में जो है हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल 0.25 सेकंड्स के लिए जो है रह पाती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें तो ये एक्टिव मेमोरी दैट होल्ड्स अ फ्यू आइटम्स फॉर अप टू 20 सेकंड्स, 0 से लेकर 20 सेकंड तक यहाँ पर जो है मेमोरी जो आइटम्स हैं स्टोर रहते हैं हमारे दिमाग में। कैन होल्ड 7 ± 2 आइटम्स इन योर हैंड, यानी एक साथ कम से कम 5 या 7 आइटम्स दिमाग में बैठा सकता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? देखिए, द रिलेटिवली परमानेंट एंड लिमिटलेस स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरी सिस्टम। ये परमानेंट मेमोरी होती है, जब तक चाहे तब तक आप इसको अपने अंदर समाये रख सकते हैं। तो ये है जो है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी से इस तरीके से देखिए भिन्न है। एक तो कैपेसिटी के आधार पर, क्यों कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? लॉन्ग टर्म मेमोरी की। दूसरा कोडिंग के आधार पर, तीसरा रिहर्सल के आधार पर भी डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तुओं को और उनके अर्थ को पहचानने में असमर्थता मस्तिष्क में क्षरण की विशेषता है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ का अर्थ नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपका कौन सा जो है डिफिशिएंसी या कौन सा रोग है? यानी इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स एंड देयर मीनिंग्स ड्यू टू डैमेज इन द ब्रेन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, एग्नोसिया। देखिए एग्रेफिया में क्या है? लेखन अक्षमता होती है। एलेक्सिया में क्या है? पठन अक्षमता होती है। एमनेशिया मैंने अभी डिस्कस ही किया कि हम कुछ याद नहीं रख पाते हैं, नई चीज़ें चाहे पुरानी चीज़ें। और स्मृति लोप, संवेदन लोप में क्या है? हम सेंसेस को भूल जाते हैं। तो जहाँ पर सेंसेस को भूल जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं अपने सेंसेस को, वो कहलाता है एग्नोसिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी सिलेक्शन प्रोग्राम मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड टू डिटरमाइन, यानी कि
प्रत्येक चयन कार्यक्रम की जांच पड़ताल किसके निर्धारण के लिए की जानी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्राम, यानी कि कार्यक्रम की पूर्व कथन शुद्धता, यानी प्रत्येक चयनित कार्यक्रम की जो जांच पड़ताल है किसके निर्धारण के लिए होनी चाहिए? कार्यक्रम की पूर्व कथन शुद्धता के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 क्वेश्चन है आपका 47 क्वेश्चन नंबर, इसमें लिखा है जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसके अनुसार मानवीय व्यवहार किसके द्वारा संचालित होता है, यानी कि व्हाट ड्राइव्स ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसका जो राइट आंसर है सबसे पहले वो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस। एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है यहाँ पर? आउटकम एक्सपेक्टेंसी के आधार पर जो है, यानी कि प्रत्याशित परिणाम के आधार पर जो है सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये कहता है कि मानवीय व्यवहार किससे संचालित होता है? प्रत्याशित परिणाम से। अब देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करें तो इसे किसने दी है? एल्बर्ट बंडूरा ने दी है। इनकी थ्योरी को जो है हम लोग कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनेज्म का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए क्या है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इनकी थ्योरी को कहा जाता है, या सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी में? अटेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन है और मोटिवेशन है। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने और कौन कौन से टर्म दिए हैं? थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन किसने दिया? तो ये हो जाएगा। अगर हम की कंस्ट्रक्ट ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें तो इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी पूछा जाता है, किसके द्वारा दी गई है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? तो एल्बर्ट बंडूरा ही होंगे। रीइंफोर्समेंट, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ एफिकेसी की बात कौन करता है? इसका भी आंसर क्या होगा? एल्बर्ट बंडूरा ही होगा। ठीक है, तो एल्बर्ट बंडूरा जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी है, जो कॉग्निटिव थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक बार डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे कौन से दो तरीके हैं जिनसे मानसिक विकारों का उपचार हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है डायरेक्ट वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। मनोचिकित्सा और जीव औषधि चिकित्सा, ये इन दो चिकित्साओं से हम लोग मानसिक विकारों का उपचार कर सकते हैं। ठीक है, मानसिक विचारों का उपचार कैसे किया जा सकता है? साइकोथेरेपी एंड बायोमेडिकल थेरेपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 5 महान घटकों में नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबमिसिवनेस है, जो वशीकृत है, ये 5 महान घटकों में से नहीं है। बाकी जो एग्रीबलनेस है, एक्सट्रोवर्जन है और ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंसेस है, ये सब जो है 5 महान घटकों में काउंट किए जाते हैं। तो जैसा कि देखिए मैंने ट्रेट दे भी रखा है, कौन कौन से 5 महान घटक हैं। ओपननेस का मतलब क्या है? इमेजिनेशन, फीलिंग्स और एक्शन आइडियाज़, ये ट्रेट होते हैं इसमें। हाई स्कोर इसके क्या है? क्यूरियस, वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंट। इसी तरीके से क्या है? कॉन्शियसनेस है, और ई है एक्सट्रोवर्जन, ए है एग्रीबलनेस और एन है न्यूरोटिज्म। ठीक है, न्यूरोटिज्म। तो देखिए ऑप्शन में एक्सट्रोवर्जन दे रखा है, ओपननेस दे रखा है, एग्रीबलनेस दे रखा है, लेकिन सबमिसिवनेस कहीं नहीं दे रखा है 5 गुणों में से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा कि बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर्स में सबमिसिवनेस नहीं आता है। आपको यहाँ पर ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 50। क्या कहता है कि प्रत्याशा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत उपचार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? यानी कि चेंज इन बिहेवियर अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज रेदर देन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इज नोन एज। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है, प्लेसबो इफेक्ट। तो देखिए प्लेसबो इफेक्ट होता क्या है, हम किसी भी सैंपल को केवल उसके विश्वास के आधार पर चिकित्सा करते हैं, हम उसे कोई रियल मेडिसिन नहीं देते हैं, कोई रियल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, केवल स्यूडो कह लीजिए, यानी कि स्यूडो के आधार पर केवल
केवल उसको अपने विश्वास में लेकर उसका इलाज करना। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट होता है, उसको हमेशा यही लगता है कि वो बीमार है, उसका सिर दर्द हो रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, हमेशा ये महसूस होता है। तो ऐसे मरीजों को जो इलाज है आजकल काफ़ी प्रचलित है, प्लेसबो इफेक्ट के द्वारा ऐसे मरीजों का इलाज किया जाता है। यानी कि जिन्हें कोई इलाज नहीं है, कि जिन्हें कोई रोग नहीं होता, केवल उन्हें रोग होने का भ्रम होता है। तो ऐसे मरीजों का जो इलाज होता है, केवल उनको जो है विश्वास के आधार पर केवल उनका भ्रम दूर करके उनका इलाज कर दिया जाता है। कोई दवा नहीं दी जाती है, कोई रियल मेडिसिन या ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। तो इसे हम प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, जिसमें रोगी को किसी दवा से नहीं बल्कि उसके विश्वास के आधार पर ठीक किया जाता है। इस प्रकार से चिकित्सा में डॉक्टर रोगी के मन में विश्वास पैदा करता है कि वह उसकी दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में इस उपचार में मरीज को कोई दवा नहीं दी जाती है। सेम यही चीज़ जैसा कि मैंने बताया वो लिखा हुआ है। तो देखिए प्लेसबो क्या है, एक लैटिन शब्द है। 5वीं सदी में बाइबल के एक अंश में प्लेसबो डोमिनोस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसका अर्थ है मैं ईश्वर को प्रसन्न करूँगा। तो देखिए क्या है, अधिकतर ऐसा होता है कि व्यक्ति को वास्तव में कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि उसको केवल यह भ्रम होता है कि वह बीमार है। तो प्लेसबो चिकित्सा में हम क्या करते हैं, केवल इसी भ्रम का इलाज करते हैं। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, प्रत्याशा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत उपचार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। एन एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग एक्नॉलेजेस दैट, यानी कि निरीक्षणात्मक अधिगम में एक विश्लेषण ने स्वीकार किया कि पुनर्बलन सिद्धांत व्यवहार को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात इसमें क्या लिखी है, व्यक्तियों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के उपयोग की क्षमता होती है, इसके द्वारा संज्ञानात्मक पुरस्कार और दंड के साथ व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एक तो पुनर्बलन सिद्धांत व्यवहार को प्रभावित करता है, दूसरा हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को पनिशमेंट और रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार और दंड देकर सुधार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, मनुष्यों की क्षमताओं का अध्ययन किस सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको ये आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जिसमें आप लोगों ने अब्राहम मैस्लो की थ्योरी बहुत ही अच्छे से पढ़ी है, नीड हायरार्की थ्योरी, और इस पर मैंने वीडियो भी अलग से बना रखा है। मोटिवेशन में भी इसको डिस्कस किया था, जिसमें इन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी, लोअर लेवल नीड्स, हायर लेवल नीड्स को बताया है। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के जो अंतर्गत आता है, एक मैस्लो की थ्योरी आती है, दूसरी कार्ल रोजर्स की थ्योरी को भी हम लोग खूब पढ़ते हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में। तो ये जो है कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित थ्योरियाँ हैं, जिसके द्वारा जो है ह्यूमन कैपेसिटी को मापा जाता है या मनुष्य की क्षमताओं का जो अध्ययन किया जाता है। अगर हम कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें तो जियां पियाजे का नाम अच्छे से लिया जाता है कॉग्निटिव थ्योरी के लिए, या फिर अभी हमने अल्बर्ट बेंडूरा की बात की, उनका भी नाम कॉग्निटिव थ्योरी में रखा जाता है। सोशियो कल्चरल थ्योरी की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की का नाम काफ़ी अच्छे से लिया जाता है सोशियो कल्चरल थ्योरी में। और साइकोडायनेमिक थ्योरी की बात करें तो इसमें भी सिगमंड फ्राइड हैं, आपके एरिक एरिक्सन हैं, साथ ही साथ कार्ल जुंग हैं, इनका नाम काफ़ी अच्छे से साइकोडायनेमिक थ्योरी के अंतर्गत हम लोग लेते रहते हैं। ठीक है, तो साइकोडायनेमिक थ्योरी की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने बताया साइकोडायनेमिक थ्योरी में कौन कौन से हैं, जैसे अर्नस्ट वॉन ब्रुक, कार्ल जुंग, अल्फ्रेड एडलर और अदर्स या और सिगमंड फ्राइड, ये सारे जो हैं आपके साइकोडायनेमिक थ्योरी के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच लेवल ऑफ अराउजल कर्व अटेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव, यानी कि उद्दोलन वक्र के किस स्तर पर अवधान सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर है, सबसे पहले वो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एट द पीक ऑफ अराउजल कर्व, यानी कि अराउजल कर्व की उच्च चोटी पे जो है अवधान सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। इसका ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम बात करें तो देखिए जो यॉर्क डॉटसन लॉ या यर्क्स डॉटसन लॉ के हिसाब से जो है जो अराउजल है ऑप्टिमल कब होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग या मोर इफेक्टिव कब होता है, एट द पीक पर देखिए इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम है, पीक पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो ऑप्टिमल अराउजल एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस कहाँ पे मिलेगी, पीक पर। तो एट द पीक ऑफ अराउजल कर्व जो आपका अटेंशन है मोस्ट इफेक्टिव सिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
परीक्षण परिणामों में दूसरे व्यक्तियों के सापेक्ष में एक व्यक्ति का स्थान किस प्रकार दर्शाया जाता है। हाउ पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल रिलेटिव टू अदर इंडिविजुअल्स इज इलस्ट्रेटेड इन टेस्ट रिजल्ट्स। तो हम लोग कैसे दर्शाते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर्स के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे तभी आंसर समझ में आएगा। यहाँ ये कह रहा है कि जो परीक्षण परिणाम में दूसरे व्यक्तियों के सापेक्ष में एक व्यक्तियों का स्थान किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो हम देखिए जब किसी भी चीज़ की तुलना करते हैं एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम जो भी चीज़ें हैं किसी की पोजीशंस को डिफाइन करते हैं कि हाँ इसके रिस्पेक्ट में इसकी ये पोजीशन है। तो स्टैंडर्ड स्कोर के आधार पर हम लोग ये सारे काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आज के ये थे सारे क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप को जो है कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और किसी प्रकार की रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।